नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। एंशिएंट हिस्ट्री के पिछले वीडियो में हमने भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ा और साथ ही ईरानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में भी हमने देखा। यूनान के शासक सिकंदर ने ईरानियों का साम्राज्य का अंत किया और विश्व विजेता बनने की राह में भारत पर भी आक्रमण किया। आज के इस वीडियो में हम यूनानी आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार भारत पर यूनानियों का आक्रमण हुआ और यूनान का ही शासक सिकंदर ने विश्व विजेता बनने की राह में भारत अभियान के बारे में भी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, भारत पर हुए यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। यूनानी आक्रमण 1100 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक के समय को यूनान में अंधकार युग माना जाता है। इसके बाद ग्रीक राज्यों का उदय हुआ, जिसमें से एथेंस, स्पार्टा, मैसिडोनिया जिसे मकदूनिया भी कहा जाता है, ये प्रमुख राज्य थे। इन्हीं राज्यों में से मकदूनिया का शासक फिलिप था, जो कि 359 ईसा पूर्व में था। एथेंस, मकदूनिया और अन्य राज्यों के बीच अपने साम्राज्य विस्तार के लिए संघर्ष होता रहता था और इसी संघर्ष के दौरान 329 ईसा पूर्व में फिलिप की मृत्यु हो गई। फिलिप की हत्या के बाद उसका पुत्र सिकंदर 329 ईसा पूर्व में 20 वर्ष की आयु में मकदूनिया का शासक बना। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। वह विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से अभियान शुरू किया। सिकंदर ने ईरान पर युद्ध किया और मिस्र, सीरिया, एशिया माइनर, पर्सपोलिस जो कि ईरान की राजधानी थी, इत्यादि को जीत लिया और ईरान के जो हखमनी वंश था उसके साम्राज्य का अंत कर दिया। इसके बाद वह और पूर्व की ओर कांधार की ओर बढ़ा। वहाँ वह अफ़गानिस्तान और बैक्ट्रिया की ओर बढ़ा और उसे भी जीत लिया। फिर वह हिंदू कुश पर्वत पार करके आगे बढ़ा, जहाँ उसे हास्ती और या फिर एस्ट्रस जनजातियों से, जिसकी राजधानी पुष्कलवती थी, उनका सामना करना पड़ा। इसी युद्ध में रानी क्लियोफिस, जिसे कि रानी कृपा भी कहा जाता है, के साथ महिलाएं भी इस युद्ध में भाग ली थी। इस युद्ध को भी सिकंदर ने जीत लिया और इस युद्ध को जीतने के बाद सिकंदर तक्षशिला में पहुंचा, जहां की तक्षशिला के राजा थे राजा अम्भी। राजा अम्भी ने बिना युद्ध लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। तक्षशिला के राजा अम्भी ने आत्मसमर्पण के बाद सिकंदर के भारत अभियान में मदद करने का वचन दिया, जिससे 326 ईसा पूर्व में ही झेलम नदी, जिसे कि बितस्ता नदी भी कहते हैं, झेलम नदी के तट पर सिकंदर राजा अम्भी, क्योंकि वह उसकी मदद कर रहा था, और अभिसार जनजाति की विशाल सेना का पंजाब के शासक पोरस, जिसे कि पुरु भी कहा जाता है, उनके साथ युद्ध हुआ। इसी युद्ध को हाइडेस्पीस या बितस्ता का युद्ध कहा जाता है, जो कि झेलम नदी के तट पर हुआ था 326 ईसा पूर्व में। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई, परंतु अदम्य साहस और वीरता से प्रसन्न होकर सिकंदर ने पोरस से दोस्ती कर ली और उससे जीते हुए सभी क्षेत्र उसे वापस कर दिया। पोरस को उसके जीते हुए क्षेत्र वापस करने के बाद सिकंदर आगे बढ़ा। आगे जाकर वह चिनाब नदी को पार करके छोटी छोटी जनजातियों से उसे युद्ध करना पड़ा, जिसे कि वह आसानी से जीत लिया। फिर रावी नदी को पार करने पर उसे कथेओई या कत्था जनजाति के साथ भीषण युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध को जीतने के लिए सेना को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। इस युद्ध में सिकंदर की काफ़ी सेना घायल हो गई और उनका मनोबल टूट गया, परंतु फिर भी सिकंदर ने वह युद्ध जीत लिया। यही सब कारणों से सिकंदर की सेना ने रावी के बाद व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, क्योंकि सिकंदर की सेना बिल्कुल थक चुकी थी, उनका मनोबल टूट गया था। और साथ ही व्यास नदी के पार मगध साम्राज्य के नंद वंश के शासक धनानंद का शासन था, जो कि एक बहुत ही क्रूर शासक था और साथ ही उसके पास एक विशाल सेना थी। तो उस विशाल सेना से निपटने की शक्ति सिकंदर की सेना के पास नहीं थी और मनोबल भी नहीं था। इसलिए सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, जिससे कि सिकंदर को व्यास नदी के तट पर से ही लौटना पड़ा।
सिकंदर 326 ईसा पूर्व में ब्यास नदी से लौटने के पूर्व व्यास नदी के तट पर सिकंदर ने 12 विशाल वेदियों का निर्माण करवाया। सिकंदर भारत में कुल 19 माह रहा और 325 ईसा पूर्व में भारत से वापस लौटा। जब सिकंदर की सेना वापस लौट रही थी तो रावी नदी के तट पर मिंट्यूरी और मुल्तान में स्थित मल्लोई और अक्सीकोई गणतंत्रों के निवासियों ने आक्रमण किया, जिसमें सिकंदर घायल हो गया। इस युद्ध में ब्राह्मणों ने भी भाग लिया था और ब्राह्मणों ने इसमें भाग लिया था चाणक्य के कहने पर। चाणक्य कुछ ऐसी कूटनीतियाँ कर रहे थे जिससे कि सिकंदर की सेना डर गई थी और आगे बढ़ना नहीं चाह रही थी। 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में बगदाद के निकट सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर भारत लौटने से पहले जीते हुए क्षेत्रों को अपने सेनापति को दे दिया था। सिकंदर के जल सेना के सेनापति थे निर्याकस और स्थल सेना के सेनापति थे सेलुकस निकेटर। अब आइए दोस्तों, भारत पर यूनानी आक्रमण का क्या क्या प्रभाव पड़ा उसे देखते हैं। सिकंदर ने भारत में हाइडेस्पीस बितस्ता का युद्ध जीतने पर निकैया नामक शहर बसाया, जिसका अर्थ होता है विजेता। इस युद्ध में सिकंदर ने अपना प्रिय घोड़ा को खो दिया, जिसका नाम बहु केफला था। उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए उसने अपने घोड़े के नाम पर बहु केफला नामक शहर बसाया। इसके साथ ही गांधार शैली, गांधार कला पर यूनानी कला का भी प्रभाव पड़ा, जैसे कि यूनानी देवता अपोलो जैसी मूर्तियां भी गांधार शैली में बनाई गई हैं। भारत का एकीकरण हुआ ताकि विदेशी आक्रमण से बचाया जा सके। मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में और भारत का एकीकरण हुआ। यूनानियों के साथ व्यापारिक संबंध बने। यूनानी लेखकों के द्वारा ये जानकारियाँ तिथि के साथ मिलती हैं। निर्याकस और नेसिलेट्स, एरिस्टोक्यूलस इत्यादि ने अपनी पुस्तकों में इन घटनाओं का वर्णन काल, समय और तिथि के साथ किया है, जिससे आगे के इतिहास के काल, समय और तिथि के अनुमान का आधार मिलता है। भारत में सिकंदर की सफलता के प्रमुख कारणों में से एक कारण था कि भारत में किसी एक केंद्रीय सत्ता का अभाव था। इतिहासकार डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है, जिस पर कि विजय पाना सिकंदर के लिए आसान था। कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी। और दूसरा प्रमुख कारण था कि सिकंदर की सेना काफ़ी शक्तिशाली थी। और तीसरे प्रमुख कारण में तक्षशिला के राजा अम्भी ने सिकंदर का सहयोग किया, जिससे कि भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र जीतने में सिकंदर को काफ़ी आसानी हुई। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। एंशिएंट हिस्ट्री के अगले वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ना शुरू करेंगे। मौर्य साम्राज्य को मैं 3 वीडियो में कंप्लीट करूँगा, जिसमें कि पहले वीडियो में उसके सभी शासकों के बारे में, मौर्य साम्राज्य के सभी शासकों के बारे में, दूसरे वीडियो में अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेखों के बारे में, और तीसरे वीडियो में मौर्य साम्राज्य के राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।